डिवाइसेस बनाई गई जिसपे हाथियों को चढ़ाया गया। आई मीन देखो पुरानी बात है ये, 150-200 साल पुरानी। तो थोड़ा सा एक तमाशेदार एक्सपेरिमेंट था, काफी उसको रिकॉग्निशन मिला। मुद्दे की बात ये थी कि बहुत सारा प्रेशर अगर लगाएंगे तो प्रेशर लगाकर क्या हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। और तब उन्होंने देखा कि कुछ गैसेस हैं जैसे क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड, उनको जरूर कंडेंस करना संभव है, लेकिन एयर O2 और N2 इस तरीके से वो कंडेंस नहीं कर पाए। फैराडे ने कहा कि गैसेस दो तरह की होती हैं, एक लिक्विफाइबल गैसेस जैसे क्लोरीन है ना, और एक नॉन लिक्विफाइबल गैसेस जैसे एयर जिसमें O2 या N2 है। ध्यान रखना, ये जो नॉन लिक्विफाइबल गैसेस का कॉन्सेप्ट फैराडे लेकर आए थे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि कितना भी प्रेशर लगा लो, जितना वो एक्सट्रीम प्रेशर्स लगा सकते थे, लगाने पर भी एयर लिक्विफाई नहीं हुई। तो यहां से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अगर आप देखें, एक असम्पशन था कि अट्रैक्शन और रिपल्शन के फोर्सेस नहीं होते। तो कहीं ना कहीं उन वैज्ञानिकों के मन में भी ये भावना थी कि अरे अगर कोई ऐसी गैसेस है जो नॉन लिक्विफाइबल है, मतलब वो है, पानी बर्फ बन जाता है, लिक्विड हो जाता है, वेपर बन जाता है। बहुत क्लासिकल, बहुत सरलता से उपलब्ध एग्जाम्पल है। क्या हर पदार्थ को इसी तरह से सॉलिड लिक्विड गैस में परिवर्तित किया जा सकता है? और उसके पहले तक जवाब था नहीं, कुछ गैसेस ऐसी हैं जो नॉन लिक्विफाइबल हैं। यहां इन्होंने कहा हाँ, अगर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें, ये तीनों फेजेस हर टेम्परेचर पर उपलब्ध नहीं होती। जिसे फैराडे ने रूम टेम्परेचर पर प्रेशर लगाकर गैसेस को लिक्विफाई करने की कोशिश करी थी, या थोड़ा बहुत जितना फैराडे के जमाने में वो ठंडा कर सकते थे उन्होंने किया होगा, पर वहां एक लिमिट से ज्यादा कूलिंग संभव ही नहीं थी। तो जो कूल हो गई उनको कंडेंस कर लिया, जो इतनी सफिशिएंटली कूल नहीं हो पाई, शायद ना हो पाई, जो भी कारण रहा हो वो ऐतिहासिक है, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। बट मुद्दे की बात ये, उन्होंने कहा कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज हैं, किसी भी चीज के जो सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज हैं, वो किस बात पर डिपेंड करते हैं? हमेशा हर टेम्परेचर पर हर चीज सॉलिड, हर चीज लिक्विड, हर चीज गैस नहीं हो सकती। उन्होंने कहा एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। अच्छा, और ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चीज है? उन्होंने कहा अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए तो वो चीज कभी भी सॉलिड या लिक्विड नहीं बनेगी, वो गैस फेज में ही रहेगी। अच्छा, लेकिन लेकिन अगर उस चीज के, वो जो भी कंपाउंड है, जो भी सब्सटेंस है, अगर उस सब्सटेंस के क्रिटिकल टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर कर दिया जाए, अगर टेम्परेचर बिकम्स लेसर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर, तब ये संभव है कि आप प्रेशर लगाएं और वो चीज गैस से लिक्विड बन जाए और या फिर सॉलिड बन जाए। The condensation of a gas, the solid or liquid phases, is possible if and only if the temperature तो मजे की बात यह है, अगर और हर गैस, इवन हाइड्रोजन या हीलियम, जिनको लोग मानते थे कंडेंस ही नहीं हो सकती, एक्चुअली दिक्कत यह है कि इनके क्रिटिकल टेम्परेचर्स बहुत ही कम थे। तो जब इस लेवल तक कूलिंग करना वैज्ञानिकों को आ गया, जब इतने लो टेम्परेचर्स वो प्रोड्यूस करने में समर्थ हो पाए, तब जाकर उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन और हीलियम का भी लिक्विफैक्शन संभव है। वाह! पर हाइड्रोजन और हीलियम के लिए तो जेड अक्सर मोर देन वन था, उनमें रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते थे रूम टेम्परेचर पर।
लेकिन अगर आप टेम्परेचर सफिशिएंटली कम कर दें, 10 केल्विन के आसपास, माइनस 250 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे कर दें, तब आपको भी उनका वैसा ग्राफ दिख जाएगा डिप वाला और इस तरह का, जहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बहुत जरा से ही सही, और जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है उनके पार्टिकल्स के बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो भी सिग्निफिकेंट होते हुए देखे जा सकते हैं। तो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस की जब हम बात कर रहे हैं, तो इस लेक्चर में आज हम क्या करेंगे, इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे क्रिटिकल फिनोमेना को देखा कैसे गया, किस तरह से वैज्ञानिकों ने उसे ऑब्जर्व किया, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसी को हम और विस्तार से देखना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। कब कोई गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में? तब जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सिग्निफिकेंट हो जाए, हाई हो जाए। बेहतरीन बात है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, आपस में जैसे डाइपोल्स है या इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन से जो भी कारण हो, अट्रैक्शन तो है जो है, उस अट्रैक्शन को ओवरकम कौन करता है? उस अट्रैक्शन को ओवरकम करती है, क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल इधर उधर चल रहे हैं, रैंडमली भाग रहे हैं। वैसा ही है, मैग्नेट है, मैंने मैग्नेट को तेजी से अगर लोहे की अलमारी पर मारा, तो हो सकता है अट्रैक्शन तो लोहे और मैग्नेट के बीच में है, पर अगर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दे दी, तो ये बिल्कुल संभव है कि वो टकराए और छिटक कर दूर चला जाए, टकराए छिटक कर दूर चला जाए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब मैंने अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लिया है। किससे? काइनेटिक एनर्जी से, जो मैंने मैग्नेट को दी थी। अगर मैंने मैग्नेट को काइनेटिक एनर्जी दी थी और वो ओवरकम कर लेता है किसको? अट्रैक्टिव फोर्सेस को। उसी तरह से गैस मॉलिक्यूल्स के पास भी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वो आपस में एक दूसरे को के अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेंगे। हाँ जी। तो इसको कंडेंस कब कर सकते हैं? जब मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन फील करें। ज्यादा फील कब करेंगे? जब वो ज्यादा दौड़े नहीं। ज्यादा कब नहीं दौड़ेंगे? तब जब आप टेम्परेचर कम कर देंगे। तो जी हाँ, जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं, मॉलिक्यूल्स तेजी से भागना कम कर देते हैं, एक दूसरे के आकर्षण की गिरफ्त में आ जाते हैं, एक दूसरे के जाल में पड़ जाते हैं, और उनके कंडेंस होने की या लिक्विड्स या सॉलिड्स बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। प्रेशर का भी महत्व है। हाँ है। आप टेम्परेचर बहुत कम कर दी, लेकिन मॉलिक्यूल्स को 1-1 किलोमीटर दूर डाल दें। 1 किलोमीटर तो खैर बहुत हो गया, लेकिन आप सिग्निफिकेंट दूर डालते हैं, क्या होगा? जैसे ही दूरियां बढ़ेंगी, अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। अट्रैक्शन तेजी से कम हो जाएगा, तो उनकी कंडेंस होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्या खत्म ही हो जाएगी। अच्छा, तो ये जरूरी है कि खुद की काइनेटिक एनर्जी कम हो, ये तो आवश्यक, साथ साथ वो पास भी आए। पास कैसे आएंगे? कैसे गारंटी ले सकते हो? वॉल्यूम कम कर दें, प्रेशर बढ़ा दें। अच्छा, तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर कंडेंस होने की टेंडेंसी होगी। यस, प्रेशर बढ़ाकर कंडेंस होते हैं और ठंडा करके कंडेंस होते हैं। कम ऑन यार, दिस इज कॉमन सेंस। और क्यों? मैंने वो भी कारण सहित बता दिया क्यों। ठीक। एंड्रयू एक बहुत मशहूर वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप्स को ग्राफिकली प्लॉट किया। कार्बन डाइऑक्साइड पर एक्सपेरिमेंट करे थे एंड्रयू जी ने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि एक डब्बा लिया, हाँ जी, उस डब्बे में CO2 गैस भर ली, ठीक है। प्रेशर नापने के लिए प्रेशर गेज लगा ली, और यहाँ पे वॉल्यूम नापने के लिए उन्होंने मार्किंग्स भी लगा रखी होंगी, जो भी है, मतलब ग्रेजुएटेड सिलेंडर में गैस भर ली। तो थर्मामीटर तो कभी भी लग जाता है, टेम्परेचर नाप भी सकते थे, और टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का प्रबंध किया उन्होंने। अच्छी बात है। अब क्या किया उन्होंने? ये काम किया कि ये सारा इतना मस्त अरेंजमेंट किया, और अलग अलग प्रेशर लगा के, कैसे? पिस्टन को नीचे करते जाइए, हल्का से नीचे करेंगे, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा। अलग अलग प्रेशर पे, मोल्स पता है आपको, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक्सपेरिमेंटली उन्होंने नाप लिया। टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, लगातार मोल्स तो कांस्टेंट है ही, अलग अलग वॉल्यूम पर प्रेशर कितना है उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रेशर और वॉल्यूम नापे, और यहां पे इस तरह से प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाया। आप देखिए, शुरू में क्या था? जब तक गैस थी और गैस का प्रेशर लगाया, P1 V1 बराबर P2 V2 से देखें, वॉल्यूम कम करेंगे और प्रेशर यहां पर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ते बढ़ते इस तरफ आया। अच्छी बात है, लेकिन क्या इतना पर्याप्त था? नहीं।
जैसे-जैसे एक लिमिट से ज़्यादा उन्होंने वॉल्यूम कम किया, जैसे पहले तो सिंपल था, गैस है, आपने वॉल्यूम कम किया, प्रेशर बढ़ा, P1 V1 बराबर P2 V2, यही धर्म पालना चाहिए था बॉयल्स लॉ का गैसों को, और ऐसा दिखता है कि वॉल्यूम घटा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ रहा है, ग्राफ में आप देखिए। लेकिन क्या हमेशा ऐसा हुआ? नहीं। अगर ये गैस आइडियल गैस होती, तो इस तरह के ग्राफ की अपेक्षा थी हमें। वो P1 V1 बराबर P2 V2 का ग्राफ कैसा आता था? आपको याद होगा? इस तरह का ग्राफ था, राइट? तो ऐसे ग्राफ की हमें उम्मीद थी, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। हुआ ये कि एक लिमिट से ज्यादा जब उन्होंने वॉल्यूम कम किया, पहले तो प्रेशर बढ़ा, पर एक लिमिट से ज्यादा वॉल्यूम कम किया, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? यही हुआ, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, और वो कांस्टेंट प्रेशर टिंग टडांग टिंग टडांग टिंग टडांग टिंग टडांग टिंग टडांग इस तरह से आ, आप वॉल्यूम कम होता रहा, प्रेशर में परिवर्तन नहीं हुआ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? गैस का वॉल्यूम कम कर दोगे, प्रेशर नहीं बढ़ेगा क्या? नहीं। आइडियल गैस की आपकी इमेजिनेशन है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता था, पर वास्तव में जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सपेरिमेंट्स करे तो ऐसा ही हुआ। कमाल है। और फिर एक लिमिट तक प्रेशर कम हुआ, जैसे आप ग्राफ में देखें, ए से बी तक पहले प्रेशर बढ़ा, बी से सी तक प्रेशर बिल्कुल कांस्टेंट है। अच्छा, और फिर उसके बाद फिर तमाशा देखते जाइए, तमाशा तो कंटिन्यू करेगा। अगर आप और उसे कम करेंगे तो फिर से वो बढ़ने लग जाएगा, और जो ग्राफ था वो इस तरह का आ जाता है। पहले ऐसे, फिर ऐसे, और फिर उसके बाद ग्राफ बिल्कुल ऐसे पहुंच गया। ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ था। बहुत ही विचित्र है ये। हाँ, है तो सही। और ये लाइन जो है, ये कहलाई एंड्रयूज आइसोथर्म। अच्छा, लाइन को पे उन्होंने अपना नाम रख लिया, लोगों ने उनके सम्मान में नाम रख दिया, जो भी था, ये कहलाया एंड्रयूज आइसोथर्म। ठीक है जी। लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब ये ग्राफ फ्लैट कैसे हो गया? ऊपर जा रहा है तो समझ में आता है, ये फ्लैट कैसे हो गया? ये बड़ी अजीब बात देखी में आई। हाँ, अब ये होता ये है, अब मैं बहुत काम की बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखें आप, एक बहुत रहस्यमय और भव्य एक्टिविटी होती है। क्या होता है? जब आप ए से बी तक आए हैं, देखते जाइए मेरे साथ, जब आप ए से बी तक आए हैं, ध्यान दीजिएगा, तब वॉल्यूम कम होता जा रहा है, और जैसे जैसे वॉल्यूम कम हो रहा है, पार्शियल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और प्रेशर बढ़ते 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 आप यहां देखिए, एक लिमिट तक आया। किस लिमिट तक? एक वैल्यू तक आया, मान लीजिए पी नॉट। उसके बाद प्रेशर बढ़ना बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। एक मिनट, आप तो गैस लेकर बैठे थे, लिक्विड कहां से आ गया? यही मजेदार बात आपको बताना चाहता हूं। वो कर्व फ्लैट तभी हो सकता है जब वेपर्स कंडेंस हो जाएं। क्या? आप देखिए कितना खतरनाक काम कर रहे हैं, वॉल्यूम कम कर रहे हैं और प्रेशर नहीं बदल रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? कम वॉल्यूम में तो प्रेशर बढ़ना चाहिए ना। हाँ, कब तक? जब तक गैस के मोल्स कांस्टेंट हो। पर अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसका एक दूसरा कारण है। कारण क्या है? गैस या वेपर्स कंडेंस होने लगती हैं, और कंडेंस होके वो लिक्विड फॉर्म में आने लगती हैं। वाओ, ये भी होता है क्या? हाँ, वास्तव में वाटर वेपर को देखिए, वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है ना। हाँ, हो जाती है। ऐसे ही कोई भी गैस, उसके साथ ये संभावना होती है कि जैसे जैसे आप प्रेशर लगाएंगे, अगर कंडीशंस बाकी टेम्परेचर वगैरह की फेवरेबल है, तो संभव है कि लेस प्रेशर पर वो गैस हो और प्रेशर बढ़ जाए तो वो कंडेंस होकर लिक्विड बन जाए। तो यहां ए से बी तक वो सिर्फ और सिर्फ वेपर है। वेपर मतलब गैस फेस है। लेकिन बी पॉइंट पर जब आए तो आपने कहा कंडेंसेशन बिगिंस। अब ये नया फीचर है जो आइडियल गैस में नहीं होता, ये रियल गैसेस की स्पेशलिटी है। कंडेंसेशन बिगिंस, और जब आप बी से सी तक चलेंगे, जब आप बी से सी तक चलेंगे, ध्यान से देखिए, आप वॉल्यूम कम करते जा रहे हैं, तो एज वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, अब देखिए, एज वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, मोर एंड मोर वेपर्स कंडेंस। जैसे जैसे वॉल्यूम कम करेंगे, मोर एंड मोर वेपर्स वुड बिगिन टू कंडेंस, वेपर कंडेंस होती जाएंगी होती जाएंगी होती जाएंगी। कब तक?
तब जब तक है जहां जब तक वेपर है कंडेंस होगी। और लेकिन जब तक वेपर जरा सी भी बाकी है, प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर से ज्यादा नहीं होगा। वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम पर जो पार्शियल प्रेशर है उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ दैट सब्सटेंस। आपको याद होगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का हमने एक नाम दिया था एक्वस टेंशन। हाँ जी। तो ऐसे हर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर होता है। हाँ जी। तो जैसे यानी कि अब एक बार फिर से रिपीट करता हूं, वेपर्स, किसी भी पदार्थ की वेपर्स मैक्सिमम एक प्रेशर लगा सकती है और वो प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर ऑफ दैट सब्सटेंस। द मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर व्हिच कैन बी एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज वेपर प्रेशर ऑफ दैट सब्सटेंस। यदि पार्शियल प्रेशर को उस वेपर प्रेशर से ज्यादा या उस वैल्यू से ज्यादा करने की कोशिश करी जाएगी, अब वॉल्यूम घटा दें, कुछ करें इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए CO2 का पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाए, आप ऐसा नहीं कर सकते। तब वेपर्स अपने आप कंडेंस होकर लिक्विड या सॉलिड बनाने लगेंगी। और कब तक बनाती रहेंगी? तब तक बनाती रहेंगी जब तक प्रेशर घटकर दोबारा उस इक्विलिब्रियम प्रेशर या वेपर प्रेशर के बराबर ना हो जाए। और वेपर प्रेशर इज ऑफन डिनोटेड बाय P नॉट। इसलिए वो लाइन कांस्टेंट प्रेशर पर है। हाँ जी, इसलिए वो लाइन कांस्टेंट प्रेशर पर है। वॉल्यूम कम हो रहा है, वेपर्स, मोर एंड मोर वेपर्स आर कंडेंसिंग, वेपर्स कंडेंस होकर सॉलिड या लिक्विड बनाती जा रही हैं और प्रेशर P नॉट पर कांस्टेंट ही रहेगा। अच्छा, और करते 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 वो कहां तक आ गया? वो एक पॉइंट C तक आ गया। अब क्या हुआ? C कैसा है? एट C, एट C all vapors are condensed to liquid या सॉलिड। सॉलिड भी हो सकता है, चलेगा। हाँ? सारी की सारी वेपर्स कंडेंस हो चुकी हैं। सी से डी कैसा है? सी से डी प्लीज नोट, अब ये प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड बचा है। BC इज वेपर प्लस लिक्विड था। अब सी पर टोटल लिक्विड बन चुका है। अब आप लिक्विड को और प्रेशर डालोगे, लिक्विड के ऊपर और प्रेशर लगाओगे और कोशिश करोगे उसको कंप्रेस कर दे। क्या आपको आइडिया है, कभी आपने पानी को, लिक्विड वाटर को कंप्रेस करने की कोशिश करी है? कोशिश करके देखें। अक्सर बच्चे मनोरंजन में एक एक्सपेरिमेंट कर भी लेते हैं। अगर उनके हाथ कोई सिरिंज लग जाए, एक तो वो जिससे डरते हैं, इसमें नीडल होती है जो पोक कर देते हैं, नहीं, नीडल हटा दें, सिर्फ वो प्लास्टिक की जो सिरिंज होती है जिसमें प्लंजर होता है, अगर वो उनके हाथ लग जाए, मतलब लगभग आप सबने देखा होगा कि कभी ना कभी एक्सेस मिली जाती है ऐसी चीजों की बच्चों को। तो एक एक्सपेरिमेंट शायद आपने कभी ना कभी करके देखा होगा, क्या कि अगर आप उसमें पानी भरें और प्लंजर को ऐसे आगे पुश करें तो पिचकारी की तरह पानी बाहर निकलता है। हाँ जी। और यदि आप उसको सामने से बंद कर दें, किसको, सिरिंज ले, अंदर पानी भरे और नीडल हटा दें, खाली उसपे एक ब्लंट सा होल है प्लास्टिक का, उसको आप उंगली से बंद कर लीजिए और कोशिश करिए प्लंजर को अंदर पुश करने की और पानी को कंप्रेस करने की। 5 ml पानी है, आप कंप्रेस करेंगे, आप कोशिश करें कि 5 ml को आप 4.9 ml कर लें, नहीं कर पाएंगे। या तो हाथ हिट जाएगा, पानी हल्का सा लीक कर जाएगा, निकल जाएगा, वो बात अलग है। पानी कंप्रेस नहीं होता। इनफैक्ट लिक्विड से सॉलिड्स को आप बहुत प्रेशर लगाएंगे, बहुत ज्यादा, मतलब हजारों एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाएंगे तो बहुत नेग्लिजिबली कंप्रेस होंगे, बहुत जरा सा वॉल्यूम कम होगा। हम कहते हैं कि लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल, उनको कंप्रेस करना सरल नहीं है, संभव नहीं है। इनफैक्ट देयर कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी पुअर। अच्छा, तो इसीलिए आप देखो ग्राफ लगभग वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब समझते हैं? इसका मतलब वॉल्यूम यहां से यहां तक, बहुत जरा सा वॉल्यूम भी आप चेंज करना चाहोगे तो आपको प्रेशर में बहुत भीषण चेंज करना पड़ेगा। बहुत प्रेशर चेंज होगा, जरा सा वॉल्यूम चेंज होगा, इस वजह से ग्राफ लगभग वर्टिकल चला गया है। तो आपका मतलब है रियल गैस हमेशा गैस नहीं रहती? जी नहीं, वही तो गड़बड़ है। रियल गैस सर्टेन कंडीशन पर लिक्विड या सॉलिड भी बन जाती है। और इसीलिए जो रियल गैस की इक्वेशन है वो आज तक नहीं आई। क्यों? इक्वेशन तो ऐसी होनी पड़ेगी जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पर इकट्ठे ही लग जाए, तब हम कहेंगे कि वो असली महान इक्वेशन है। दुर्भाग्य से ऐसी कोई इक्वेशन आज तक है नहीं। और नॉनदलेस फिर भी एंड्रयूज आइसोथर्म में, प्लीज नोट एक्सपेरिमेंटल है, एंड्रयू महाराज ने बताया कि इस तरह से CO2 बिहेव करती है। अच्छी बात है।
इसी ग्राफ को आगे पूरा करिए। ये लाइन जो एकदम वर्टिकली ऊपर जा रही है पागलों की तरह, क्यों? क्योंकि ज़रा-सा भी अगर आप वॉल्यूम कम करना चाहते हैं, तो प्रेशर आपको पागलों की तरह बढ़ाना पड़ेगा। फिर से बोलता हूँ, ये वेपर है, ये लिक्विड प्लस वेपर थी और ये पूरा का पूरा लिक्विड बन चुका है सीडी। ये इस तरह का ग्राफ है। एंड्रयूज आइसोथर्म एक्सपेरिमेंटल है। ये वो है जो प्रकृति में होता है और आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे होता है। तो ये ग्राफ आपको स्मरण ही रखना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, मेरे साथ एक बार बनाइए। पीवी डायग्राम इस तरह का है। ये पूरा लिक्विड, ये लिक्विड प्लस वेपर और ये पूरी वेपर, ऐसे, राइट? अच्छी बात है। और ये आइसोथर्म है, मतलब ये किसी टेम्परेचर विशेष पर ही इस तरह से पाया जाता है। अच्छी बात है कि एंड्रू महाराज ने इसको समझाया। इसके माध्यम से एक दूसरा कंसेप्ट भी हमने देखा, कौन सा? वेपर प्रेशर का। जिससे अगर आप देखें तो वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 13.1 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी इतना होगा। ठीक, अच्छी बात। अलग अलग टेम्परेचर्स पर भी इसे करें। ये क्या किया है, बहुत मजेदार है। आप देखें, आपने 13.1 डिग्री सेल्सियस पर एक ग्राफ बनाया था। अच्छा, आप उसी को मान लीजिए अलग अलग 21.5, 31.1, 50 डिग्री अलग अलग टेम्परेचर्स पर वही एंड्रयूस आइसोथर्म दोबारा रिपीट करने की कोशिश करी गई। पता है, एक और बहुत मजेदार बात देखने में आई। क्या? मैं आपको बनाता जाता हूं, बताता जाता हूं। किसी एक टेम्परेचर पर मान लीजिए इस तरह से ग्राफ आया। हाँ जी, अब आप इसमें देखें कि ये जो वैल्यू थी, ये P वर्सेस V था, तो ये वॉल्यूम है ना यहाँ पे, तो ये है वॉल्यूम ऑफ वेपर और ये है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। इसका एट P नॉट प्रेशर। जो वेपर प्रेशर है, जब उसका वेपर, जब वो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम है, उस समय लिक्विड का और वेपर का जो वॉल्यूम है आपस में इक्विलिब्रियम में, वो आपको एक तरह से यहां से डिनोट करे जा सकते हैं। ये फर्क है, लिक्विड का वॉल्यूम बहुत कम है, वेपर का वॉल्यूम काफी ज्यादा है। मेक सेंस। और मजेदार बात यह है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप पाएंगे ये ग्राफ ऐसा फिक्स, मतलब पैरेलल में शिफ्ट नहीं होगा, ये हल्का हल्का जगता जाएगा। मतलब ये कि कहने का मतलब है, अगर आप इन पॉइंट्स को ऐसे देखेंगे तो ये इस तरह का कुछ आपको शेप मिलेगा। वाह, ये क्या है? ये अमरनाथ का शिवलिंग बना दिया आपने। कुछ ऐसा ही दिव्य ग्राफ है, इसीलिए दिव्य शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं इसके लिए। आप देखें, ये ऐसा बन जाएगा। वेपर और लिक्विड, ये प्योर लिक्विड था, ये प्योर वेपर का पॉइंट है। ये धीरे धीरे इनके बीच का डिफरेंस कम होता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आप कह सकते हैं लिक्विड फैल जाएंगे, हाँ, काइंड ऑफ व्हाटएवर, है ना। और प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, वेपर्स सिकुड़ती जाएंगी। ठीक है, लिक्विड पर तो कोई प्रेशर का इतना असर पड़ता नहीं है ना। और ऐसा करते करते वेपर और लिक्विड के बीच का अंतर कम होता जाएगा और कम होते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम, वो दोनों, वो जो लाइन है वो इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी कि एक पॉइंट बन जाएगा। और ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट। वाओ, इसका क्या मतलब है? वेपर और लिक्विड के बीच में जो हम कहते थे ना कि पहले, जैसे यहां से एक बार फिर से इसको ट्रेस करते हैं ग्राफ को। इसको देखिए, हमने कहा यहां पे हमने वेपर से शुरू किया ए में और कंडेंस करते गए मतलब सॉरी, प्रेशर बढ़ाते गए, वॉल्यूम कम किया, प्रेशर बढ़ा, करते 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 वेपर 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 इस पॉइंट तक आए। यहां तक फुल वेपर है और जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करेंगे, अरे एकदम से फुल लिक्विड बन जाएगा। मतलब वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, जो एक रेंज होती थी, वो रेंज गायब हो गई, एक पॉइंट बचा है। इस पॉइंट के इधर शुद्ध वेपर है और जैसे ही हल्का सा इधर आएंगे, सडनली सारा का सारा लिक्विड में प्रकट हो जाए। अच्छी बात है। हाँ जी, और ये तो एक पॉइंट है, तब की कहानी है बिल्कुल। इस पॉइंट के बियॉन्ड चले गए तो जा सकते हैं, इसके बियॉन्ड चले जाएंगे तो न वेपर बची न लिक्विड। अब कभी कंडेंसेशन नहीं होगा। आप पाएंगे जो गैस थी वो हमेशा गैस ही रहेगी। आपसे चाहे तो फ्लूइड कह सकते हैं कि न लिक्विड है ना वेपर, फ्लूइड बोल दीजिए उसे, पर नॉनदलेस वो एक नॉन कंडेंसेबल गैस बन गई है
अगर आप टेम्परेचर क्रिटिकल के बियॉन्ड गए हैं। यह T1, यह T2 बढ़ाते-बढ़ाते ये है TC। TC मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर और यहाँ T ग्रेटर देन TC हुआ, तो अब वो जो ऐसा वाला ग्राफ आता था, वो ग्राफ आ जाएगा। अब वेपर्स कंडेंस होने से मना कर देंगी। अब लिक्विड फेज गायब हो गया है। अब गैस ने कंडेंस होने से रिफ्यूज कर दिया है। लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट्स डू नॉट एग्जिस्ट फॉर दैट सब्सटेंस बियॉन्ड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। किसी भी पदार्थ का क्रिटिकल टेम्परेचर क्रॉस कर जाएंगे तो अब कितना भी प्रेशर लगा लें, वो सॉलिड या लिक्विड नहीं बनेगा। द टेम्परेचर बियॉन्ड विच a gas cannot be liquefied या condensed by application of any amount of pressure। कितना भी प्रेशर लगा लीजिए, वो कंडेंस नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। वो टेम्परेचर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या क्रिटिकल टेम्परेचर खुद पर लिक्विड और गैस संभव है? हाँ है। एक पॉइंट है, उस पॉइंट के जस्ट इधर जाएंगे पूरा लिक्विड है और जस्ट इधर जाएंगे पूरी वेपर है। ये चमत्कारिक है। हाँ, ऐसा ही है। राइट, देयर वी आर। तो ये जो ओवरऑल रेंज है या जो फिनोमिना है, ये रियल फिनोमिना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रकृति में ऐसा होता है। और एक्चुअली जब भी हम इक्वेशंस लिखने की कोशिश करते हैं, वॉन डर वाल्स इक्वेशन है या कोई भी रियल गैस की इक्वेशन है, तो वो इसी फिनोमिना को कोशिश करते हैं कि मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकें। राइट, एक बार क्रिटिकल आइसोथर्म को देखिए। ये जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन, वो कोरोना इन्फेक्शन नहीं फैल रहा है यहाँ पे, है ना। ये क्या है? ये वो पॉइंट है जहां पर आप कह सकते हो जैसे फर्स्ट और सेकंड डिफरेंशियल जीरो होंगे, डेल पी बाय डेल वी इज जीरो एंड डेल स्क्वायर पी बाय डेल वी स्क्वायर इज ऑल्सो जीरो। मैथमेटिकल कंडीशन है ये किसकी? क्रिटिकल पॉइंट। क्या जब टेम्परेचर टीसी के बराबर होगा, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर है, तब आप कह सकते हो कि एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को मैथमेटिकली अगर आप एक्सप्रेस करें तो फर्स्ट और सेकंड डिफरेंशियल्स, पार्शियल डिफरेंशियल्स उसके जीरो हो जाएंगे। राइट, तो दैट इज अ वेरी शॉर्ट वे। अगर आपको कोई इक्वेशन दी है और अगर आप उसका क्रिटिकल कंडीशन से क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहते हैं, तो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में आप दो बार डिफरेंशिएट कर दें, फर्स्ट और सेकंड दोनों को जीरो से इक्वेट कर दें और उसमें टी को टीसी, प्रेशर को पीसी, वॉल्यूम को पीसी रखे, सॉल्व कर ले, तो आपको क्रिटिकल कंडीशंस मिल जाएंगी इस तरह से। डन। इसी के साथ क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर की भी बात आती है। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट क्या है? गैस और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम है क्रिटिकल पॉइंट पे और ये हाईएस्ट टेम्परेचर है। कंडीशंस जो मैंने आपको बताई थी बहुत अच्छे से प्यार से ऑफिशियली यहाँ लिखी हुई हैं, आप देख लें। एक चीज और है, क्रिटिकल पॉइंट ऐसा है जब वेपर और लिक्विड के बीच की मर्यादा समाप्त हो जाती है। मतलब वेपर और लिक्विड एक जैसे ही हो जाते हैं तो डेल्टा एच वेपराइजेशन जीरो हो जाता है। सरफेस टेंशन वैनिशेस। क्यों? सरफेस ही वैनिश हो रही है तो सरफेस टेंशन भी वैनिश हो जाता है। कब? क्रिटिकल पॉइंट पर। राइट, तो the temperature above which the gas cannot be liquefied regardless of any amount of pressure is called critical temperature। ऐसे ही क्रिटिकल प्रेशर और वॉल्यूम भी आएंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल पॉइंट के नीचे लिक्विड और वेपर एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, है ना। एट क्रिटिकल पॉइंट, जस्ट क्रिटिकल पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो लिक्विड फेज और गैस फेज जो है उनके बीच की बाउंड्री जस्ट गायब होती है। अब जस्ट गायब होती है। अब ये जस्ट में क्या है कि अगर आप एक डिग्री के बहुत फ्रैक्शन से भी अगर ऊपर नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ लिक्विड और वेपर में डिस्टिंक्शन नहीं है और दूसरी तरफ लिक्विड और वेपर में डिस्टिंक्शन है। ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पर लिक्विड और वेपर की प्रॉपर्टीज एक जैसी हो गई हैं। जैसा मैंने कहा, सरफेस टेंशन जस्ट वैनिश कर जाता है। वेपर और लिक्विड में डेल्टा एच वेपराइजेशन जीरो हो जाता है। क्यों? वो एक ही जैसे हो गए। जब एक जैसे हो गए तो लिक्विड से वेपर में शिफ्ट करने में कोई एफर्ट नहीं लगता। देयर इज नो स्पेशल चेंज एज सच। डेंसिटी लिक्विड और वेपर फेज की बिल्कुल एक जैसी हो जाती है और आई मीन जो बीच की मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं, इन शॉर्ट। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और बात कर लें, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ वेपर पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं? हाँ, आमतौर पर कोई, जैसे वाटर वेपर है, ये लिक्विड वाटर है, डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, लिक्विड के वेपर की?
डेंसिटी तो लिक्विड की ज्यादा होती है। एग्जैक्टली, यूजुअली लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा ही होती है, वेपर की कम होती है। तो अगर टेम्परेचर लेस देन टीसी है, टी लेस देन टीसी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वेपर। आप देख सकते हैं हमेशा ये होगा। क्रिटिकल पॉइंट पर ऐसा होता है, जैसे जैसे आप क्रिटिकल के करीब जा रहे हैं, डेंसिटीज का अंतर कम होता जाता है। क्रिटिकल पॉइंट पर लिक्विड और वेपर दोनों की डेंसिटी एक जैसी हो जाती है, ना लिक्विड लिक्विड रहा, ना वेपर वेपर। और जैसे ही इसको क्रॉस करते हैं, वैसे ही आप देखेंगे कि अम, अब न वेपर है न लिक्विड। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि एक शब्द आता है गैस। हाँ जी, गैस फेज आप जानते हैं बिल्कुल। प्लीज नोट, वेपर और गैस, इस तरह से अगर वेन डायग्राम बना दें, गैस एक जनरल डोमेन है। प्रेशर लगाकर जिस गैस को कंडेंस किया जा सके वो कहलाती है वेपर। पर अगर टेम्परेचर मोर देन टीसी है तो वो गैस कंडेंसेबल नहीं है, और अब उसको हम वेपर नहीं कह सकते, उसे सिर्फ गैस कह सकते हैं। एवरी वेपर कैन बी कॉल्ड अ गैस, बट एवरी गैस कैन नॉट बी कॉल्ड अ वेपर। तो the term gas, only the term gas is used if temperature is more than Tc, and usually the term vapor is used if temperature is less than Tc। पर यहां पर अगर आप चाहें लेस देन टीसी पे भी क्या, जैसे वाटर वेपर है, ठीक है, तो क्या वो गैस फेज है? हाँ गैस फेज है। लेकिन एयर है, वो गैस फेज है? हाँ गैस फेज तो है। और क्या एयर में O2 की वेपर्स है, ऐसा कहेंगे? नहीं कहते। क्यों? कितना भी प्रेशर लगा लो, रूम टेम्परेचर पर O2 कंडेंस नहीं होती है। हाँ, उसी को अगर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ले गया, आपने कहा -250 डिग्री सेल्सियस है, अब क्या हम बात कर सकते हैं ऑक्सीजन वेपर्स की या नाइट्रोजन वेपर्स की? आप आराम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तब वो कंडेंसेबल है। तो वेपर्स शब्द का मतलब है गैस फेज है और प्रेशर लगाकर कंडेंस हो सकता है, तब बोलते हैं वेपर है। और कंडेंस मतलब, और गैस मतलब बस गैस फेज है, और कंडेंस हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट? ऐसा। एक चीज और पहले पॉइंट आउट किया था, फिर से एक बार समराइज कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ता है तो आप देखिए लिक्विड फैलता जाता है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे वेपर की डेंसिटी बढ़ती जा रही है। ये चीज आप देख सकते हैं ग्राफ में। वो जो अपने पास इस तरह का ग्राफ आया था, याद है आपको, एंड्रयूज आइसोथर्म में? ये लिक्विड आप देखिए बढ़ गया है, और गैस या वेपर जो है उसकी डेंसिटी या आ, उसका वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ था। वॉल्यूम अगर लिक्विड का बढ़ा है तो लिक्विड की डेंसिटी कम होगी। वेपर का वॉल्यूम कम हुआ है, इसका मतलब वेपर्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी। और घटते बढ़ते वो बराबर होकर एक पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट पर एक हो जाएंगी। दैट्स इट। टेम्परेचर अगर क्रिटिकल से ज्यादा हो गया तो अब लिक्विफैक्शन का तो कोई चक्कर है ही नहीं। अब तो बस जैसा ग्राफ बनेगा, सिंपली वो P वर्सेस V वाला वैसा ग्राफ बन जाएगा। गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय एनी अमाउंट ऑफ प्रेशर। एक चीज और है, जैसे जैसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, क्या इन सारी चीजों को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, मजे से लिक्विफैक्शन होगा। मतलब अ, कम प्रेशर पर ही लिक्विड बन जाएगी, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तब भी लिक्विड बन जाएगी। तो मतलब एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस। क्यों? अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ज्यादा टेम्परेचर तक भी लिक्विड में रहने का सामर्थ्य है। इसलिए एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज, या एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज, क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीजेस, ईज ऑफ लिक्विफैक्शन। इसका क्या मतलब है, पहले सुन लीजिए। मजे से लिक्विफाई हो जाती है, मजे से मतलब लेस प्रेशर पर ही लिक्विफाई हो सकती है। ठीक है। एक क्वेश्चन हो जाए इसी बात पे, बिल्कुल। अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द क्रिटिकल टेम्परेचर्स। ठीक है, हमारे पास है अमोनिया, जिसमें H बॉन्डिंग होती है। हमारे पास है CO2, जिसमें H बॉन्डिंग तो नहीं होती पर नॉन पोलर है। हमारे पास है O2, हमारे पास है N2, हमारे पास है हीलियम। प्लीज नोट, ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं। अच्छा, और ये कैसी है? ये पोलर है। तो पोलर है तो ऑब्वियस सी बात है,
सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस किस में होंगे? अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में। तो सबसे ज्यादा टीसी होगा किसका? अमोनिया का। ये तो पक्का है। अब ये जो बच गए इनमें, इनमें सबसे छोटू और लीस्ट पोलर कौन है? वैसे तो सारे के सारे नॉन पोलर हैं, पर सबसे मासूम तो इसमें मोनोएटॉमिक हीलियम है, क्योंकि साइज भी उसका सबसे छोटा है। हाँ जी। तो लीस्ट या मिनिमम टीसी होगा किसका? हीलियम का। ये भी सच है। और बीच में बाकी जो है CO2, आप देखिए इंडिविजुअल डाइपोल्स हैं, ओवरऑल म्यू जीरो है, और डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्जेस तो है, कार्बन डेल्टा प्लस है, ऑक्सीजन डेल्टा माइनस है। हाँ जी। तो बॉन्ड पोलर है पर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। और O2 में तो बॉन्ड भी पोलर नहीं है, N2 में तो बॉन्ड भी पोलर। अच्छा, तो CO2 अमोनिया से तो कम है, और O2 और N2 से तो ज्यादा होगा। ठीक है। O2 और N2 की तुलना कैसे करोगे? ये बहुत मजेदार है। प्लीज नोट, O2 में है डबल बॉन्ड, N2 में है ट्रिपल बॉन्ड। हाँ जी। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है N N बिल्कुल टाइटली बंध चुके हैं एक दूसरे से। अगर बॉन्डिंग डबल की बजाय ट्रिपल हो गई है, तो आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड छोटा होता है, न्यूक्लियाई और अच्छे से पकड़ कर रखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। यही नहीं, O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा दूसरों से इंटरैक्ट ज्यादा करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़े ही सही पर बढ़ा देते हैं। तो बहुत जरा सा अंतर होगा, पर O2 का अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा N2 के मुकाबले, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड्स आर लेस पोलराइजेबल एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड्स, और डबल बॉन्ड्स ज्यादा पोलराइजेबल है, तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा पैदा होंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल अच्छे होंगे। तो O2 N2 आसपास है, पर थोड़ी सी O2 ज्यादा अट्रैक्टिव है, या आपस में ज्यादा अट्रैक्ट करती है N2 से। क्रिटिकल टेम्परेचर O2 का थोड़ा सा ज्यादा होगा। ऑर्डर जो है हमारे पास बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन था, अमोनिया, CO2, एंड इट इज मोर अ क्वेश्चन इन केमिकल बॉन्डिंग देन अ क्वेश्चन इन रियल गैसेस, बट नॉनदलेस ये है आपके सामने। है ना? अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन हो जाए, देखिए। क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम की बात नहीं करी थी हमने। आइए देखते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर पर वो मिनिमम प्रेशर जिसको लगाकर हम लिक्विफैक्शन करा सकते हैं तो कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड, वो कहलाएगा क्रिटिकल प्रेशर। अच्छा, जैसे इस ग्राफ में अगर आप देखें, ये जो पॉइंट था, अगर आप वो पूरा ग्राफ बना के देखें ऐसा, ये टीसी पर है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो ये है पीसी और ये है वीसी। क्रिटिकल पॉइंट पर जो प्रेशर था वो है क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल पॉइंट पर जो वॉल्यूम था वो है क्रिटिकल वॉल्यूम। तो द मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू कन्वर्ट द गैस इनटू लिक्विड। ठीक है। थोड़ी देर पहले तो आपने कुछ और कहा था। क्या कहा था हमने? कि क्रिटिकल प्रेशर पर वो वैनिश हो जाती है बाउंड्री। प्लीज नोट, जब हम पॉइंट पर वैनिशिंग की बात करते हैं, ध्यान रखना क्रिटिकल कंडीशंस जस्ट क्रॉस हुई, इस लाइन के जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ना। तो जैसे ही क्रिटिकल जस्ट क्रॉस होती है, बाउंड्री वैनिश हो जाती है, हम ये कहते हैं, है ना। तो इसलिए क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्या हम गैस को लिक्विड कर सकते हैं? ये वेपर है, ये लिक्विड है, बिल्कुल। ये हाईएस्ट टेम्परेचर है, वन, जो बीच का जो लाइन थी वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम की, जब वो श्रिंक करके एक पॉइंट बन गई है, वो है क्रिटिकल पॉइंट। और उस क्रिटिकल पॉइंट, एग्जैक्ट क्रिटिकल पॉइंट पर अगर आप देखेंगे, तो वेपर और लिक्विड हम ऐसे डिफाइन करते हैं उसको कि उसमें वेपर भी है और लिक्विड भी, उसके बहुत डेल्टा प्लस भी ऊपर जाएंगे तो बाउंड्री वैनिश हो जाएगी, ऐसा हम कहते हैं। तो कोई कंफ्यूजन मन में इसको लेके मत रखिएगा। critical volume same, the volume corresponding to critical condition, a critical point at PC and TC is called critical volume, not much of a significance. PC, VC और TC together ये तीनों कहलाते हैं critical constants, और ये किसी भी एक गैस के लिए अलग वैल्यू होगी, जैसे अमोनिया के लिए अलग होंगे, O2 के लिए अलग होंगे, N2 के लिए अलग होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये वैल्यूज कौन तय करता है? ये ईश्वर ने तय करी है, हम एक्सपेरिमेंटली इनको नाप सकते हैं। राइट? ठीक है। वॉन्डरवॉल्स कांस्टेंट से क्या क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम निकाल सकते हैं? हाँ, ध्यान रखना, ये वॉन्डरवॉल्स गैसों के लिए ही सच है, एंड कोई भी रियल गैस वास्तव में एग्जैक्टली वॉन्डरवॉल्स गैस नहीं होती। पर अगर वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन सही होती
तो उसके हिसाब से जो प्रेडिक्शन आता, तो VC आ जाता 3B। A और B है बॉन्ड वॉल्स कांस्टेंट्स। TC आ जाता A/27B² और TC आ जाता 8A/27RB। ये कहां से आ गए? ये आ गए और ये आपको याद रखने हैं। डिराइव कैसे किया आपने? मेथड में आपको बता चुका हूं। आप चाहें तो इसे खुद वर्कआउट करके देख भी सकते हैं। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन जेई में इसका कई बार आया है, तो मैं चाहूंगा आपको ये फॉर्मूले तो पहले याद होने चाहिए। डेरिवेशन अपने अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो डेरिवेशन के बाद जो ये रिजल्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन कैसे किया? डेरिवेशन बताइए। मैं मेथड बता रहा हूं एंड आई एम लीविंग दिस एज अ होमवर्क टू यू। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन, बट मैथमेटिकली थोड़ा सा लेंदी है। क्या है? आपके पास तीन चीजें हैं, पीसी, वीसी और टीसी। अच्छा, तो आपको तीन इक्वेशंस चाहिए। वॉन डर वाल्स इक्वेशन सबसे पहले तो वो लिख लीजिए। वो क्या थी? P प्लस A अपॉन V बार स्क्वायर, V बार माइनस B इज इक्वल टू RT। ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे? आप इसको रीअरेंज कर लीजिए। P इज इक्वल टू RT अपॉन V बार माइनस B माइनस A अपॉन V बार स्क्वायर। ये इक्वेशन है। हाँ जी। और अगर ये वॉन डर वाल्स की इक्वेशन हर पॉइंट पर इसका पालन होता है, तो क्रिटिकल कंडीशंस पर भी इसका पालन होगा। हाँ जी, तो मैं कह सकता हूं कि P को अगर मैं PC रख दूं, PC बराबर RTC अपॉन V बार माइनस P को VC माइनस A अपॉन VC बार का स्क्वायर, तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। तो ये तो फंडामेंटल इक्वेशन थी, ये का। ठीक है, दूसरी कहां से लाऊंगा? डेल P बाय डेल VC बार एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डिफरेंशिएट मार दो इससे। अच्छा, तो और टेम्परेचर को रख दो TC। पहले तो इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफरेंशिएट करो, ठीक है, और फिर उसमें P बराबर PC, V बराबर VC, T बराबर TC रख दो। एंड प्लीज नोट दैट दिस शुड बी इक्वल टू 0 एट क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, फिर डेल P बाय डेल स्क्वायर P बाय डेल VC बार स्क्वायर ये निकालो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 0 एट T बराबर TC, P बराबर PC, V बराबर VC। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। तो दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन आपको यहां से मिलेंगी। खूब सारी अलजेब्रा है TDSC, वो कर करा के आपको प्यार से ये तीन रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करे। और जो मेथड मैंने बताया है ना, ये इतना शानदार है। सिर्फ वॉन डर वाल्स ही नहीं, कोई नई इक्वेशन ऑफ स्टेट भी आपके पास लेकर आता है। किसी मैंने एक नई इक्वेशन खोजी है, आप उसमें से क्रिटिकल कांस्टेंट्स निकालिए, तो क्या करूंगा? पहले उस इक्वेशन में TC VC TC रखूंगा, एक इक्वेशन आएगी। एक बार डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, 0 से इक्वेट करूंगा, और फिर कहूंगा कि यहां से आप PC TC VC सब्स्टिट्यूट करो, सेकंड इक्वेशन आएगी। सेकंड डिफरेंशियल को फिर से सब्स्टिट्यूट करूंगा, थर्ड इक्वेशन आएगी। टीडीएस रहेगा, अलजेब्रा काफी सारी रहती है, और करके अल्टीमेटली आपको पीसी बीसी और टीसी मिल जाएंगे, जैसे वॉन डर वाल्स के लिए यहां। अच्छा, हमें डेरिवेशन नहीं करना चाहते, मत करिए, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपके मन में जिज्ञासा आए कि अरे कहां से आ गया, चमत्कार हो गया, उस चमत्कार को डीमिस्टिफाई करने के लिए मैंने मेथड बता दिया आपको, और थोड़ा जल्दी से ही बताया है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है? ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? एग्जाम में तो आ ही नहीं सकता। एग्जाम में डेरिवेशन कैसे आएगा? एग्जाम में तो रिजल्ट्स पूछे जाते हैं, और जेई ने एक से अधिक बार डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। मेरे साथ फिर से बोलिए, क्रिटिकल वॉल्यूम कितना है? VC इज 3B। इनफैक्ट ज्यादा अच्छे से बोलूं तो VC बार है ये। VC बार मतलब दिस इज मोलर, दिस इज मोलर क्रिटिकल वॉल्यूम। ये है 3B। PC is A/27B square and TC is 8A/27RB। ये स्मरण रखना होगा, राइट? चलिए, ZC क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करिए, आ जाता है 3/8। अरे, ये तो सारी गैसों के लिए सेम आ गया। हाँ, अगर वो वॉन डर वाल्स इक्वेशन का सही सही पालन करें, जो कि करती नहीं है, पर अगर करें, तो हर रियल गैस का क्रिटिकल स्टेट पे कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट आ जाएगा 3/8। ये भी आपको याद होना चाहिए, अच्छी चीज है, कई बार काम आ जाता है।
इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ए, वी कैन कंडेंस वाटर वेपर सिंपली बाय अप्लाइंग प्रेशर। या वेपर बोल रहे हो तो कर सकते हो। To liquefy a gas, one must increase the pressure and increase the temperature. ना decrease the temperature, गलत बात। At TC, there is no distinction between liquid and vapor state, hence the density, ये गोलमाल शब्द है। At TC नहीं, beyond TC, at TC तो थोड़ी देर पहले बोला था कि एक पॉइंट आता है जब वो लाइन कोलैप्स कर जाती है एक पॉइंट पर वगैरह, तो ये at TC there is no distinction, there is negligible distinction between, लेकिन लिक्विड लिक्विड होता है, वेपर वेपर होती है। बियॉन्ड टीसी जाते हैं तब बाउंड्री वैनिश हो जाती है। तो इसलिए या तो नियरली बोलो, देखो दो इसमें जो घपला है वो क्या है, देखो अगर वो नियरली वैनिश हो रही, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज नियरली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वेपर, सही है। और देयर इज नो नहीं, देयर इज नेग्लिजिबल डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड एंड वेपर, अब ये सही हो जाता। पर अगर आप बोल रहे हो कि डिस्टिंक्शन है ही नहीं, तो उसका मतलब फिर नियरली नहीं, फिर वो एग्जैक्टली इक्वल होता, और तब लिक्विड और वेपर में डिस्टिंक्शन न बचती। और ये वो पॉइंट है जो टीसी को थोड़ा सा क्रॉस करोगे तो आएगा, एग्जैक्ट टीसी पर ये पॉइंट नहीं आता। ये गड़बड़ चीज है। And however great the pressure is applied, a gas cannot be liquefied below its critical temperature. झूठ है, it can be, beyond नहीं होती, less पे तो हो ही जाती है। The correct answer is only and simply A. अगला क्वेश्चन देखिए, for a real gas, the PV curve was experimentally plotted, ठीक है, and it had the following appearance. Fine. With respect to liquefaction, choose the incorrect statement. ठीक है, हमें लिक्विड बनाना है, इसको हमें करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, चुनते हैं। एट 500 केल्विन एंड प्रेशर 40 एटमॉस्फेयर, अच्छी बात है। तो यहां तो ये 50 एटमॉस्फेयर है, इससे कम प्रेशर मतलब 40 एटमॉस्फेयर यहां होगा, तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये वेपर थी, ये लिक्विड है। तो द स्टेट विल बी लिक्विड नहीं, द स्टेट विल बी टोटली वेपर, अभी निकाला है हमने, फॉल्स है। फिर एट 300 केल्विन, 300 केल्विन, प्रेशर बराबर 50 एटमॉस्फेयर, प्रेशर है 50 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो 300 केल्विन की ये येलो लाइन आ रही है, 50 एटमॉस्फेयर यहां पे आ रहा है। ये कौन सा है, ये वर्टिकल पोर्शन है, प्योर लिक्विड वाला पोर्शन है। द स्टेट विल बी गैस, ना ना, द स्टेट विल बी लिक्विड, गलत बात है। एट टेम्परेचर लेस देन 300 केल्विन एंड प्रेशर ग्रेटर देन 20 एटमॉस्फेयर, और देखिए भैया टेम्परेचर लेस देन 300 केल्विन, तो इसका मतलब एक नीचे ऐसा दबाएगी, और प्रेशर मोर देन 20 एटमॉस्फेयर, 20 एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। तो ऐसी किसी लाइन पर प्रेशर आएगा, फाइन। और टेम्परेचर कम है, एक बार दूसरी आइसोथर्म बना लेता हूं, टेम्परेचर कम होगा तो वो कहीं ऐसे जाएगी वो, ठीक है। और बोला है द स्टेट विल बी गैस, अगर प्रेशर यहां से ले रहे हैं आप, तो ये कहां कट कर रहा है, यहां पर, ये कौन सा है, प्योर लिक्विड, तो प्योर लिक्विड होगा, वो गैस नहीं होगा। ये भी झूठ है, झूठ ही झूठ बोल रहे हो, ऑप्शन सारे गलत हैं, चौथी बची वही सही होगी, होना तो पड़ेगा। आइए देखते हैं। एट टेम्परेचर इन बिटवीन 300 टू 500 केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर 300 से 500 केल्विन के बीच में जहां है, यानी कि यहां पर कहीं, हम कुछ ऐसा लगा रहे हैं भाई, ये वाला, ठीक है। प्रेशर मोर देन 50 एटमॉस्फेयर, प्रेशर मोर देन 50, यहां पे प्रेशर मोर देन 50 है, ठीक है। ये यहां पे कट कर रहा है, स्टेट विल बी लिक्विड, यस द स्टेट विल बी लिक्विड, क्यों, वर्टिकल पोर्शन पे स्टेट इज लिक्विड, डी इज करेक्ट। सुंदर थ्योरेटिकल प्रश्न है, बहुत खूबसूरत, देखने लायक, और बहुत ही सरल और कंसेप्चुअल, बेसिक फंडे क्लियर है, तुरंत हो जाएगा, खाली धैर्य पूर्वक उसे पढ़ना है, और फिर भी अच्छा प्रश्न है, करने लायक है, ध्यान दीजिए। And this brings us to the next question. It says, if the critical constants of a hypothetical gas are Vc, Pc, and Tc, ठीक है, then the radius of molecule is so much. Find the value of m. ठीक है, आपको याद होगा Vc is 3 times B, right? और B क्या था, 4 times 4/3 pi r cube into Na, याद है आपको? हाँ जी, वहीं से लेते हैं इसे, ठीक है। तो क्रिटिकल वॉल्यूम दे रखा है मुझे 150 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक है।
और VC बराबर है 3 into 4, 4 हो जाएगा 12, दिस इज 12 into 4 by 3 pi r cube. नो r दे रखिए t, तो उसका क्यूब कर लेंगे तो जाएगा m अपॉन 256 pi na into na. Oh wow, this appears pretty cool. अच्छा, यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल 12 और इसमें तो कोई यूनिट है नहीं, ये था सेंटीमीटर क्यूब, बस ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। और Na पर मोल में है तो पर मोल में आ जाएगा, बढ़िया किया हमने। Na काट डालो, जी हाँ, पाई पाई काट डालो, बिल्कुल। और लेट्स सी, दिस इज 150, दिस इज इक्वल टू 12 into 4, this is simply happily 16, and 16 का स्क्वायर इज 256, वो भी काट डालो तो आ जाएगा m अपॉन 16। अरे वाह, तो m कितना आ जाएगा, therefore m is 150 into 16. Find the value of m, 150 into 16, ऐसे करके वैल्यू ऑफ m आ जाएगी, राइट। r की वैल्यू कहाँ है आप कुछ ले सकते हैं, we don't really need that, हमारे पास तो डायरेक्ट इसी से आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। This is what we get. You can multiply that 0, 15, 6 are 90, 15, 24, 150, 2400. This seems to be the value of m. There we are. इसमें PC और TC का क्या हुआ, बहुत काम नहीं आया, आप देख सकते हैं। Consider the following statements. If the van der Waals parameters of two gases are given as, ठीक है, आपको A और B की वैल्यूज दे रखी हैं और अलग अलग चीजों की तुलना कराई गई है, PC, VC और TC की। करते हैं, अगर आप देखिए VC is equal to 3B, तो VC of X upon VC of Y is B of X by B of Y. B of X है 0.056, ये है 0.011, this is more than 1, ठीक है। तो VC of X is less than VC of Y, VC of X is less than VC of Y, ये गलत है, ठीक है। PC और TC सिंपली डेफिनेशन बेस्ड है, आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो PC A अपॉन 27 B स्क्वायर, तो PC of X अपॉन PC of Y is A अपॉन B स्क्वायर of X डिवाइडेड बाय A अपॉन B स्क्वायर of Y, 27 तो कट ही जाएगा, ऐसे आ जाएगा। A of X by A of Y 6.5 by 8, B of Y is 0.011 और 0.056 का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। 0.011 by 0.056, 0.056 को 0.055 पकड़ ले अगर हम, तो 1/5 है वो, लगभग 1/5 का स्क्वायर इज 1/25, तो 6.5 अपॉन 8 इंटू 25, जो भी हो ये लेस देन 1 तो है ही, ठीक है। तो यानी कि PC of X is less than PC of Y, yes, PC of X is less than PC of Y. TC बचा है, TC क्या था, 8A upon 27 RB, तो TC of X by TC of Y, 8 और 27 R कट जाएंगे, A of X by A of Y into B of Y by B of X कितना जाएगा, ये आ जाएगा 6.5 by 8 into 0.011 by 0.056, which is लगभग 1/5, तो ये हो जाएगा 6.5 लगभग by 40, लेस देन 1 है, बिल्कुल बेशर्मी से लेस देन 1 है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब TC of X is less than TC of Y. TC of X is less than TC of Y. B and C are correct answers. Obviously, A and B are not. Right? And this brings us to the final episode, which is virial equation of state. क्या है ये? बड़ी मजेदार इक्वेशन है। वॉन डर वाल्स, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि बहुत एक्यूरेट नहीं है,
100% एक्यूरेट नहीं, इनफैक्ट कोई भी ऐसी गैस इक्वेशन नहीं है जो 100% एक्यूरेट हो। तो लोगों ने कहा पीवी अपॉन एनआरटी को जो हमने जेड कहा था, ये भी तो एग्जैक्ट इक्वेशन है, क्योंकि भले ही जेड कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो पर इक्वेशन तो एग्जैक्ट कही जा सकती है, काइंड ऑफ। और उसमें हमने अगर इसको थोड़ा सा, क्योंकि जेड तो एक गोलमाल चीज है, जेड को हम थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते, तो विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट में उन्होंने एक कंसेप्ट लगाया। उन्होंने कहा कोई भी फंक्शन हो, उसको हम इनफाइनाइट पावर सीरीज में एक्सप्रेस तो कर ही सकते हैं। और ऐसा करके उन्होंने एक गैस कहा लगाया, उन्होंने कहा पी वी बार अपॉन आर टी। वी बार क्या होता है? वी बार या वी एम होता है वी अपॉन एन में, याद दिला दो आपको। दिस इज इक्वल टू जेड, जो उन्होंने कहा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन वी बार प्लस सी अपॉन वी बार स्क्वायर। उन्होंने कहा इस तरह से एक इनफाइनाइट सीरीज के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, जहां ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, और जैसे जैसे सक्सेसिव टर्म्स लिखते जाएंगे उनका महत्व कम होता जाएगा, तो एक लिमिट के बाद हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कितना जितना एक्यूरेट लेना है उतने टर्म्स ले लीजिए, डी बाई वी बार क्यूब, ई बाई वी बार टू द पावर 4, ऐसे भी हो सकते हैं। पर अक्सर लोग क्या करते हैं, कहते हैं खाली इतना ही ले लो, और ये क्या हो गई? विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। ऑफ कोर्स ये अप्रोक्सीमेट विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए, राइट? तो इस तरह से 1 प्लस बी अपॉन वी बार प्लस सी अपॉन वी बार स्क्वायर, फर्स्ट विरियल कोएफिशिएंट, सेकंड कोएफिशिएंट, थर्ड कोएफिशिएंट, ये पूरा का पूरा है सेकंड विरियल टर्म। और उसमें अगर कांस्टेंट, ये बी और सी और डी देखेंगे, इनको कहा जाता है, जो कांस्टेंट्स वाले पोर्शन है ये कहे जाते हैं विरियल कोएफिशिएंट्स। अच्छा, और बी और सी और डी किस पर डिपेंड करते हैं? 1 तो कांस्टेंट है, बी सी डी वॉल्यूम के अलावा बाकी चीज, मतलब दे डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड दे डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। वो टेम्परेचर के साथ भी बदलते हैं और नेचर ऑफ गैस के साथ भी ये विरियल कोएफिशिएंट्स बदलते रहते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छी बात है। अब वैसे तो ये एक अलग इक्वेशन ऑफ स्टेट है, आप चाहें तो आपकी चिर परिचित जो पुरानी वॉन डर वाल्स इक्वेशन थी, आप उसको भी विरियल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? अब जैसे ये देखिए, प्रीवियस ये वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट है, आप चाहें तो इसको आपने मोलर वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, ऐसे बिल्कुल कर लिया, और फिर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो P इज RT अपॉन V बार माइनस B माइनस A अपॉन V बार स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगर हम इसको V बार बाय RT से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ जी, V बार बाय RT, यहाँ V बार बाय RT, इस तरह से V बार या VM एक ही चीज होते हैं, है ना? तो आपके पास ये आ गया विच इज इक्वल टू Z, मतलब Z is PV bar by RT, which is VM by VM minus B minus this. It's just maths, एक plain mathematical manipulation है, ऐसे कर दो, ठीक है। अब क्या होगा? आप इसको देखिए कि मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, Z बराबर ये हो गया, which is 1 upon 1 minus B upon VM minus A upon VM RT, ऐसे लिख सकता हूं। क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को VM से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फिर एक चीज और लगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है ना? इफ एक्स इज मच मच लेस देन 1, और ये लगभग बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स के, या जितना भी हम करना चाहें। तो एक काम करें, अगर इसी को आगे एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि z इज 1 प्लस, वो क्या था, 1 अपॉन 1 माइनस बी अपॉन वीएम, ऐसे आया था। तो हो जाएगा 1 प्लस बी अपॉन वीएम प्लस बी अपॉन वीएम द होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन वीएम द होल क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट सीरीज आ जाएगी, माइनस ए अपॉन वीएम आर टी, इसको साथ में ले लो तो ये इस रूप में आ जाएगी। ये आ गया फर्स्ट विरियल कोएफिशिएंट, ये आ गया सेकंड विरियल टर्म जिसमें b माइनस ए अपॉन आर टी, ये है सेकंड विरियल कोएफिशिएंट b, b स्क्वायर हो गया थर्ड विरियल कोएफिशिएंट c, b क्यूब हो गया फोर्थ विरियल कोएफिशिएंट d, ऐसे करके इक्वेट करते जाएंगे। वाओ, तो विरियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लिया हमने। ऑफ कोर्स इसमें एक असम्पशन है कि वॉन डर वाल्स गैस के लिए ही ये लागू होंगे, विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट तो हर एक रियल गैस के लिए थी, ये सिर्फ वॉन डर वाल्स के लिए। एक मजे की बात और है, इसकी मदद से हम एक चीज निकाल सकते हैं, ये जो हमने विरियल कोएफिशिएंट्स निकाले वो तो है ही सही, एट
बी बराबर 0, temperature is boiled temperature. Temperature at which second virial coefficient becomes 0 is exact definition for boiled temperature. Boiled temperature की हमने एक पहले परिभाषा दी थी कि लार्ज रेंज ऑफ प्रेशर्स पर भी बॉयल्स लॉ फॉलो हो जाए, रियल गैस के लिए वो टेम्परेचर है बॉइल्ड टेम्परेचर। अच्छी परिभाषा थी पर एक्यूरेट नहीं थी, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। द टेम्परेचर एट विच सेकंड विरियल कोएफिशिएंट बिकम्स 0 इज कॉल्ड बॉइल्ड टेम्परेचर। तो एट T बराबर TB, B is equal to 0. This is 0 at TB. Therefore, TB is A upon RB. मजेदार है? हाँ, टब में अरब, टब में अरब, TB is A by RB. It's easy to remember. अगर आप ध्यान दें, TC was 8A upon 27 RB, which is 8 by 27 times TB. तो बॉइल्ड टेम्परेचर का 8 by 27 टाइम होगा क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसे निकाल सकते हो आप, राइट? ठीक है। अलग अलग अप्रोक्सीमेशंस दिखा रखे हैं कि आप फर्दर टर्म्स नेग्लेक्ट करते हैं, खाली फर्स्ट और सेकंड टर्म लें तो ये आ जाएगी वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसमें थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म कहां गए? नेग्लेक्ट करते हैं। अगर और एक्यूरेसी चाहिए तो उनको जोड़ लीजिए। लोग इतने में ही खुश हो जाते हैं तो कहते हैं ये आ गई वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, और स्पेशली लार्ज मोलर वॉल्यूम्स पर बड़े अच्छे से लग जाते हैं। ठीक, इट इज एन इंप्रूवमेंट ओवर ideal gas equation? Yes, of course. And this brings us to our final question, which says, which of the following statements are correct for van der Waals equation in virial form? A, the second coefficient is independent of temperature. क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जब वो इंडिपेंडेंट होता है तब जब वो जीरो हो जाता है वो बॉइल्ड टेम्परेचर है। दिस इज फॉल्स। सेकेंड कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0 एट बॉइल्ड टेम्परेचर। जी हाँ, यही तो परिभाषा है बॉइल्ड टेम्परेचर की। सी, द सेकेंड कोएफिशिएंट हैज डायमेंशंस ऑफ मोलर वॉल्यूम। कैसा है? अगर आप देखें हमारे पास था z is 1 plus something by v bar. Now 1 plus b upon v bar, ओवरऑल तो डायमेंशनलेस होना है, z तो डायमेंशनलेस है, तो b अपॉन v बार भी डायमेंशनलेस होगा। v बार की वैल्यूज क्या है? उसकी यूनिट्स है मोलर वॉल्यूम। तो अगर उसकी डायमेंशन सेम होगी तभी वो कैंसिल होगा। बिल्कुल सही बात है। एंड सेकंड कोएफिशिएंट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट नहीं है जी। a b minus a by RT है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट तो है ही सही। करेक्ट आंसर्स आर B, C and D. So dear, this brings us to the final conclusion of states of matter या gaseous state. ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है और दो पार्ट्स में से पढ़ना चाहिए। कौन सा? पहला पार्ट आइडियल गैस इक्वेशन वाला जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, हाँ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है, और जहां से रियल गैसेस शुरू होती है वो थ्योरेटिकल है। थ्योरी प्रॉपरली आपको लर्न करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो वहां न्यूमेरिकल सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं, पर आपको अगर थ्योरी याद नहीं होगी तो आपको दिक्कत आएगी। अच्छे से करते रहिए, बढ़िया से करते रहिए। फिर मिलते हैं आगे अगली बार। नमस्कार।